हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। हम यहाँ पर आपके लिए कुछ स्पेशल कंटेंट लेकर आए हैं। आज हिंदी पैडागोजी में आप जानोगे यहाँ पर आपके डेली लाइफ के क्वेश्चंस, एनालिसिस क्वेश्चन जो आपको मिलने वाले बिल्कुल एकदम ब्रिट में और सी टेट में। देखिए यहाँ पर मिलेंगे आपको थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस और थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन में से आपको 30 क्वेश्चंस करने हैं। 30 क्वेश्चंस का आप जवाब दे सकते हो, तो आप यहाँ पर प्रयास कीजिए। और यहाँ पर ये हम लोग लेकर आए हैं चुनिंदा क्वेश्चंस आपके लिए, आपके हिंदी शिक्षण शास्त्र में, चाहे आपका स्पेशल एजुकेटर के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं टीजीटी या पीआरटी, या चाहे आप यहाँ पर किसी भी शिक्षक भर्ती में जिसमें यहाँ पर शिक्षण शास्त्र आता है, वहाँ पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं ये आपके एवरीडे डेली लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चंस, आपके एनालिसिस से, आपके एनालिटिक से क्वेश्चंस मिलते हैं। मैं तेजेंद्र सिंह यहाँ पर आप सभी का स्वागत करता हूँ और यहाँ पर अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपके लिए यहाँ पर हम लोग लाए हैं मॉक टेस्ट सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 1 से, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। तो आप इसके यहाँ पर ऑप्शन 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बेस्ट वन आपको फाइंड करना है जो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर क्या है, आपको कथन असत्य बताना है, मतलब 4 में से 1 बताना है वो असत्य कौन सा है। ठीक है, भाषा के संदर्भ में। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर रीड करेंगे ऑप्शन इसका, भाषा मनुष्य के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती, भाषा ज्ञान अर्जन का साधन है, भाषा सामाजिक अस्मिता का साधन है, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। देखिए, यदि हम बात करते हैं भाषा नियमबद्ध व्यवस्था, बिल्कुल सही है। भाषा नियमबद्ध तरीके से सीखी जाए तो उसमें हम लोग काफ़ी क्या कर लेते हैं, बदलाव कर लेते हैं, काफ़ी उसमें चेंजेस कर लेते हैं। भाषा सामाजिक अस्मिता का साधन है, बिल्कुल बात सही है। भाषा ज्ञान अर्जन का साधन है, हम लोग कोई भी ज्ञान करते हैं तो भाषा के द्वारा ही उसको सीखने का प्रयास करते हैं। भाषा मनुष्य के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती, ये कहते हैं नहीं करती, बल्कि संवाद स्थापित करने का कार्य करती है। तो यहाँ पर नहीं हटा दे तो ये सही हो जाता, लेकिन इन्होंने कहा कि ये संवाद स्थापित करने का साधन नहीं करती बल्कि करती है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन का 1 का पहला असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भाषा शिक्षण है। भाषा शिक्षण के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। भाषा शिक्षण क्या है, यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, यह जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए। 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भाषा शिक्षण है यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, यह जानना कि बच्चे को पढ़ा लिखना, ठीक है, पढ़ना लिखना, ठीक है, तो पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए, पढ़ाना लिखना कैसे सिखाया जाए। तो यहाँ पर यदि देखें तो दोनों ही ठीक है। यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, ये भी बात सत्य है। ठीक है, यह जानना कि बच्चे को पढ़ाना लिखना कैसे कि सिखाया जाए, ये भी बात सत्य है। तो इस तरीके से दोनों सही हो जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 2 का 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, भाषा शिक्षण आवश्यक है। भाषा शिक्षण क्यों आवश्यक है? भाषाई कौशलों से परिचित कराने के लिए, बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए, रचनात्मकता का विकास करने के लिए, उपयुक्त सभी। यदि भाषा शिक्षण की बात करें तो भाषाई कौशलों से परिचित कराने के लिए ये भी सही है, बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए ये भी सही है, रचनात्मकता विकास करने के लिए ये भी सही है। मतलब बच्चों में कुछ कौशल विकसित करोगे तो ताकि वो अपना डेवलप कर सके, अपना कुछ चेंज कर सके, बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ा सके, मतलब वो उसके सोचने समझने की क्षमता यदि बढ़ जाएगी तो वो कहीं ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से आसानी से सरलता से कर पाएगा। सृजनात्मकता का विकास किया जाता है, कुछ क्रिएटिविटी करने का आसान होता है। तो इस तरीके से आपके हो जाएंगे तीनों सही, है ना। और जब तीनों सही हो जाएगी तो हो जाएंगे 4, ऑप्शन 4 करेक्ट आपका, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा शिक्षण का उद्देश्य। भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता, या केवल पठन कौशल का विकास, या पाठ्य पुस्तकों से इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास। 1 और 3 दोनों। देखिए, वक्ता के विचार को समझ पाने की योग्यता का विकास, ये भी बात सही है, हमें दूसरों की बातों को समझने की योग्यता विकसित हो जाए, और पाठ्य पुस्तकों से इतर पुस्तकों को पढ़ने का भी भाषा क्षमता में, मतलब भाषा क्षमता का मतलब क्या होता है, हम केवल भाषा की किताब ही नहीं बल्कि दूसरी किताबों को पढ़ने में सरलता महसूस करें, जैसे कि हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की, साइंस की। तो इस तरीके 4 का हो जाएगा क्या आपका, 4 करेक्ट एकदम। दूसरा, हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि यदि आप यहाँ पर ऑप्शन का जवाब दे रहे हैं तो अच्छी बात है, यदि आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप अपने कॉपी पे लिखते जाइए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका कितना बिल्डअप है, आपने कितना सीखा है। शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको यहाँ पर कथन सही नहीं है वो आपको बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है।
तो आप बताइए, देखते हैं कौन सा हम लोग यहाँ पर देखते हैं। भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। तो आप बताइए यहाँ पर कथन सही नहीं है। भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। तो यदि हम बात करें यहाँ पर सही नहीं है, तो कह रहा है कि यहाँ पर हमें बताना है कि भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो बात भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। हाँ, नियमबद्ध व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जब हम नियमबद्ध व्यवस्था की बात करें तो वहां पर यदि हम लोग चाहे कोई भी हो, किसी भी चीज को यदि हम नियमबद्ध तरीके से सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीके से ही सीखा जा सकता है, बगैर सिस्टमेटिक तरीके से नहीं सीखा जा सकता। भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है ये कि हमें कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। हमें क्या, अपने आप को बदलते रहना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। यदि हम कठोर व्यवहार अपनाएंगे तो बच्चा अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पाएगा। तो हम बच्चों को कभी कभी लीनियंसी भी दे देनी चाहिए, उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स भी मिल जाना चाहिए। समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते, बिल्कुल बात सही है। तो जो इसमें इनकरेक्ट है वो है आपका थर्ड, है ना, फिफ्थ का थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषा की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों की अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। समृद्ध भाषा परिवेश में अर्जित करने में सहायक होता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा आपका सही नहीं है। तो देखिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, ये बात सही है बिल्कुल। भाषा शिक्षण में केवल भाषा की शुद्धता पर अधिक बल दिया जाता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर भाषा की शुद्धता नहीं बल्कि बाकी चीजों पर भी ध्यान दिया जाता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्यापन अध्ययन सहायक होता है, बिल्कुल बात सही है ये भी। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, ये बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का सेकंड। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है? तो भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है? तो आपको बताना है अनिवार्य नहीं है। विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संगठनों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, मानवीय मूल्यों का विकास। तो आप बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट क्या होगा? इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है? तो क्या हो जाएगा आपका, विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, बिल्कुल बात सही है। विभिन्न संगठनों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, ये भी बात सही है बिल्कुल। भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता विकास नहीं, यहाँ पर भाषा शिक्षण में अभी बच्चा क्योंकि छोटा है उसको यहाँ पर इतना ज़्यादा बल नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा 7 का थर्ड, ठीक है, और फोर्थ भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? भाषा शिक्षण किस पे पढ़ना पढ़ाने की प्रक्रिया क्या होती है? परीक्षा पद्धति पर, बच्चों का स्तर या आयु और प्रकरण पर, या समय अवधि, या लक्ष्य भाषा? भाई देखो, यहाँ पर आप जितना ज़्यादा प्रयास करोगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि देखिए ये वहाँ पर आपको जब उस टाइम जब आप एग्जाम देते हो तो वहाँ पर आपका जो होता है पहला ज्ञान सीखा हुआ और आपका एट प्रेजेंट आपका लॉजिकल माइंड कितना स्थिर है उस पर स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। क्योंकि वहां पर ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 5-6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि आपको काफ़ी प्रयास करने के बाद, हिलाने के बाद अपन माइंड अपना, तब जाके आपको वहां पर उनका आंसर मिल पाएगा। 8-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सभी लोग कर लेते हैं, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ईजी होते हैं, और 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हिलाने से भी हिलते नहीं। आप किसी भी शिक्षण शास्त्र में देख लीजिएगा आप वहाँ, और ये प्रयास आप तभी कर सकते हो जब आप एवरीडे कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे भाषा शिक्षण की विधियां किस पर निर्भर करती है? बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर। तो इसका हो जाएगा मतलब हम लोग जब शिक्षण सिखाए बच्चों को, कुछ भी चीजें सिखाएं, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, कोई सी भी क्लास हो, तो हमें क्या करना है, उनके क्लास के अकॉर्डिंग, उनके एज के अकॉर्डिंग। तो एनसीईआरटी ने ऐसे ही किया हुआ है, अपना जो सिलेबस किया है फर्स्ट और सेकंड पे लेवल पे, वो इसी तरीके से स्टेबल किया है, उन्होंने बनाया हुआ है पाठ्यक्रम, बहुत आसान से, बहुत सरलता से, बहुत अच्छे से। लेकिन आजकल आप देख रहे हो प्राइवेट स्कूल वालों ने इतना बर्डन डाल दिया है कि दिखाने के लिए, बस अपना शॉप करने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए, अर्निंग करने के लिए बच्चों के ऊपर डे बाय डे इनका वजन बढ़ता जा रहा है, एक तरीके से अत्याचार हो रहा है।
कोई इसके ऊपर आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि पता है जितने भी सारे स्कूल कॉलेज, सभी बड़े नेताओं के, सभी बड़े मिनिस्टरों के, अधिकारियों के स्कूल कॉलेज है, इसलिए उठाओगे आवाज़ तो दबा दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत या नियम है। भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत है, यानी कि भाषा शिक्षण को जब हम लोग व्याकरण पढ़ाए तो व्याकरण पढ़ाते समय कौन सा सिद्धांत हम लोग प्रयोग करते हैं। देखिए, आवर्ती का सिद्धांत या अनुकरण का सिद्धांत या आगमन और निगमन का सिद्धांत या अनुबंधन का सिद्धांत। यदि हमें किसी को, व्यक्ति को क्या सिखाना है, व्याकरण सिखाना है, तो व्याकरण सिखाने से पूर्व हमें उसके लिए, पढ़ाने के लिए हमें कौन सा बेस्ट यहाँ पे तरीका अपनाना चाहिए। आवर्ती सिद्धांत नहीं, अनुकरण सिद्धांत नहीं, आगमन और निगमन सिद्धांत, अनुबंधन भी नहीं। आगमन क्या होता है और निगमन क्या होते हैं, ठीक है। आ से क्या होता है, पहले हम लोग यहाँ पर उदाहरण देते हैं। क्या होते हैं, उदाहरण, उसे होता है वैसे, लेकिन हम याद रखने के लिए इसको याद करते हैं। उदाहरण दिया, उदाहरण देकर बच्चों से इस पे यहाँ पर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग। नी से नियम बताते हैं, निगमन से क्या होता है, नी से नियम के बताए जाते, पहले नियम बताए जाते हैं। और जो आगमन विधि होती है, आगमन विधि हमेशा हमारे किसमें, प्राइमरी लेवल या जूनियर लेवल या फिर हमारी जो छोटी क्लासेस है उन क्लासेस के लिए उपयुक्त होता है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया था। और नियम या निगमन विधि या निगमन नियम जो होता है हमारा, निगमन सिद्धांत जो होता है बड़ी क्लासेस के लिए उपयोग किया जाता है। हायर क्लासेस में इसका उपयोग किया जाता है वहां पर, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि रिसर्च करने के लिए छोड़ दिया जाए बच्चों को, बल्कि वहां पर क्या किया जाता है, सीधे उदाहरण दिए, नहीं सीधे नियम बताए, एग्जाम्पल दिए और बच्चों को क्लियर करा दिया, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है। अभिप्रेरणा मोटिवेशंस का जो है मास्लो थ्योरी या हिल्सबर्ग थ्योरी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये किस बात को हम लोग यहाँ पर बल देते हैं, विद्यार्थी को प्रोत्साहित करने पर बल देते हैं, विद्यार्थी को अभ्यास करने पर बल देते हैं, या सीखी हुई बातों को पुनरावृत्ति करने पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि हम अभिप्रेरणा की बात करें तो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है। किस पर देता है, प्रोत्साहित करने पर बल देता है। जब बच्चे ने कुछ सीखा और सीखने के बाद उसे यदि हम लोग कुछ रेनफोर्समेंट करते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं, तो वो कई चीज़ों को आसानी से, सरलता से सीख लेते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि हाँ मेरे काम को सराहाया जा रहा है। और जब हम प्रशंसा करते हैं तो वो चीज़ ऑटोमेटिक अच्छा लगता है। लेकिन याद रखना, अब आप बड़े हो, अध्यापक बन चुके हो, अध्यापिका शिक्षिका बन चुके हो, आप ये सोचना जो आपको बुराई करे उसे देखना कि आपकी बुराई क्यों कर रहा है, उसकी वास्तविकता जानना कि उसने ऐसा क्यों कहा। उन लोगों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए जो आपके यहाँ पर कमेंट्स या आपकी बुराई करते हैं, क्योंकि उनसे आपको अपने बढ़ने का, आपको अपने आगे प्रयास करने का, सुधारने का मौका मिलता है। उन्हें कभी बुरा मत मानना, वो आपके सबसे बड़े हितैषी है। और जो आपके मुंह पर आपकी बड़ाई करते रहते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई करते रहते हैं, वो सबसे बड़े दुश्मन है। आप उन्हें दोस्त मत मानो। अच्छे दोस्त वही हो सकते हैं जो आपकी बुराई करते हैं आपके सामने। याद रखना, ये कहानी, ये जीवानी, ये लाइफ में हमेशा अमल करके रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 पे, विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है। किस बात को देता है, विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है। यह अनुबंधन पर, अनुकरण पर, या साहचर्य पर, जीवन समन्वय पर। तो किस बात को देता है, सामाजिक परिवेश का सिद्धांत हमें यहाँ पर देता है अनुकरण पर। किस पर देते हैं, अनुकरण पर बल देते हैं, क्योंकि हम लोग समाज से जो भी चीजें सीखते हैं, समाज के अनुकरण, अपने आस पड़ोस, परिवार के, परिवारजन, माता पिता, भाई बहन, कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे बड़ों ने कुछ सिखाया तो छोटे उसे फॉलो करते चले जाते। घर में यदि मम्मी पापा को, पेरेंट्स को अपने रेस्पेक्टेड तरीके से बोला जाता है, तो वो हम लोग भी उन्हें रेस्पेक्टेड तरीके से ही बोलते हैं। चलिए, मातृभाषा शिक्षण, क्वेश्चन नंबर 12 है, मातृभाषा शिक्षण क्या कहलाता है। विद्यार्थी के भाषा शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न करना, यह शिक्षण को सरल बनाता है, या अध्यापक के शैक्षिक कार्य में बाधक बनता है, या शिक्षण सिद्धांतों को विपरीत है। तो आप बताइए। देखिए, मातृभाषा शिक्षण हमेशा क्या करते हैं, सरलता करता है। हमेशा किसी न किसी काम को आपको क्या बनाते हैं, सरल बनाते हैं। आप शिक्षण करिए, या फिर आप पढ़िए, या फिर आप टीचिंग करिए, स्टडी करिए, कुछ भी है आपका, यदि लैंग्वेज में, आपकी अपनी लैंग्वेज मातृभाषा में सिखाया जाता है तो वो कहीं सरलता से। और यदि आप कन्नड़, केरल में रहते हैं और वहाँ पर कन्नड़ बोलते हैं तो बहुत आसान होगा उन बच्चों के लिए। यदि आप वहाँ पर हिंदी बोलेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। गुजरात में जाओगे, गुजराती नहीं बोलोगे तो वहाँ पर आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। वहाँ पर आपको क्या होगा, आपको आता जाता कुछ नहीं। चाहे आप कितने भी ज्ञानवान हो, कितने भी आप धर्मात्मा हो, आपकी वैल्यू नहीं होगी, है ना। आपको वैल्यू कब दी जाएगी, जब आप उसकी मातृभाषा में उसके
उसके तरीके से आप सिखाओगे। इसी को हम कहते हैं शिक्षण को सरल बनाता है। क्या बनाता है? मातृभाषा शिक्षण को सरल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से, स्थूल ज्ञान मतलब बड़े, यहाँ पर स्थूल ज्ञान से छोटे से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है। यहाँ पर आपको बताना है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, या मूर्त से अमूर्त की ओर। देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर हम लोग नहीं करते यहाँ पर, ठीक है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मानते हैं हम इसको, अनिश्चित से अनसर्टेन टू सर्टेन, और पूर्ण से, ठीक है, समग्र से हम लोग कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होगा मूर्त से अमूर्त, मतलब मूर्त क्या है आपका, जो आपके सामने चीजें दिखाई दे रही हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर हम लोग कह लीजिए पहले की तरीके से, यहाँ पर क्या मूर्त है आपका क्वेंक्रीट और अमूर्त है आपका एब्स्ट्रैक्ट। क्या? एब्स्ट्रैक्ट। तो ये सारी चीजें आपके सामने दिखती है। क्वेश्चन नंबर 14, गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा, उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो इसे बताएंगे आप। एक गणित शिक्षक है, मान लिया आप हो, और आप एक गणित के शिक्षक हो, आप कोई व्यक्ति है, यहाँ पर कोई बच्चा है राहुल, है ना, उसको आप कहते वाक्य को सही करो भाई बेटा, तो आप उसे क्या करना चाहते हैं? आप भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? क्या मनोरंजन, अनुकरण, या मौखिक एवं लेखन कार्य के सिद्धांत, या बहुमुखी प्रयास? देखिए, गणित में आप पढ़ा रहे हैं लेकिन आप उसे वाक्य को सही करने के लिए करें, तो भाषा की बात करें तो यहाँ पर क्या उसके बहुमुखी प्रयास, गणित के साथ साथ में उसे लैंग्वेज भी सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? जब बच्चों को हम लोग कविता पाठ कराते हैं तो वो किसके सिद्धांत के? जीवन समन्वय का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, या क्रियाशीलता का सिद्धांत, या बाल केंद्रित का सिद्धांत? तो हम लोग किसकी तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे? क्या होगा? कविता पाठ करवाना बच्चों को, ये मतलब क्रियाशीलता बढ़ाना होता है, उनको एक्टिव रखना होता है, और क्रियाशीलता का सिद्धांत यहाँ पर फल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है? जब बालक छोटा होता है, स्टार्टिंग होता है, तो किस सिद्धांत पर आधारित वो भाषा शिक्षण को सीखता है? तो आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा आपका, बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत, मनोरंजन के सिद्धांत, या अनुकरण के सिद्धांत, या अभ्यास के सिद्धांत। यदि हम बात करें यहाँ पर बच्चा छोटा होता है, बच्चे के माता पिता, पेरेंट्स, जो उसके आसपास के दोस्त भाई बहन होते हैं, वे जैसी लैंग्वेज यूज करते हैं तो बच्चा भी उसी तरीके से बोलना सीखता है। मम्मी बच्चे को उठाती है, बोलती है आए मेरे लाला, आए मेरा बेटा, वो उठाती है आए मेरा गुग्गू, तो बच्चा को आवाज लगाई जाती है, और बच्चा जैसे जैसे आवाज सुनता है तो उसी तरीके से उसके साथ वो भी उन्हीं को फॉलो करने लगता है। मम्मी ने कहा पापा बोलो, बेटे ने कहा पापा, है ना। तो उसी तरीके से बुआ अपना नाम रिकॉल करवाना चाहती है, बोलो बुआ, बच्चा करता है बस, वो आराम से एक हल्की सी मीठी सी आवाज निकालते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुकरण कहते हैं। चलिए 17, भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि है। अनुवाद विधि से हम लोग क्या समझते हैं? मातृभाषा को माध्यम नहीं बनाती, मातृभाषा की उपेक्षा करती है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, या लक्ष्य भाषा को श्रेष्ठ सिद्ध करती है। यदि हम बात करें यहाँ पर भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि मातृभाषा को माध्यम नहीं बनाती है, मातृभाषा की उपेक्षा बिल्कुल नहीं करती है, लक्ष्य भाषा को श्रेष्ठ सिद्ध नहीं करती है, बल्कि मातृभाषा का मध्यस्थ बनती है। क्या बनती है? मध्यस्थ, दोनों के रूप में एक पुल बनाती है। क्वेश्चन नंबर 18, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षक नियुक्ति सबसे बहुत प्रभावी है? नियुक्ति देखते हैं यहाँ पर सबसे कम प्रभावी होगी, कम प्रभावी की हम बात कर रहे हैं, कम यानी कि कम क्रियाशीलता होनी चाहिए उसमें, उचित गति व उचित प्रभाव के साथ पढ़ने पर बल, बिल्कुल बात सही। ये तो अभी सही है। यहाँ पर शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक देना, बिल्कुल सही। बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय प्रश्न का चर्चा, दूसरों के हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना, नहीं, बल्कि बच्चों को यहाँ पर रुचि के अनुसार परिचित प्रसंग पर चर्चा करना, और दूसरों के हस्तलिखित सामग्री आसानी से सरलता से नहीं पढ़ा जा सकता बच्चों को, क्योंकि वो नहीं जानते उसने क्या लिखा, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके से लिखते हैं, तो यही होगा कम प्रभावी। क्वेश्चन नंबर 19, कहानी बच्चों के भाषा विकास में निम्न प्रकार सहायक होती है। यानी कहानियां क्यों सहायक होती है भाषा शिक्षण में? ये भाषिक नियम ही सिखाती है, बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती है। यह पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। यह भाषिक नियम सिखाती नहीं। बच्चों को खाली समय का सदुपयोग, बिल्कुल नहीं। यह पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं, बल्कि ये कहते हैं यह बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देने के लिए मदद करती है।
क्वेश्चन नंबर 20, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की कक्षा एक तरफ से भाषा की ही है कक्षाएं, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? तो आप बताएंगे विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। विभिन्न विषयों की अवधारणा आत्म समझ की अभिव्यक्ति भी विशेष में होती है। बताएंगे विभिन्न विषयों की अवधारणा किसी भाषा विशेष से बनती है। विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। तो यहाँ पर आपको बताना है गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की कक्षा एक तरफ से भाषा की ही कक्षाएं हैं, इस कथन के समर्थन में सबसे कमजोर तर्क क्या है? कमजोर बताना है, मतलब यहाँ पर कमजोर बात कही। विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य नहीं, भाषा शिक्षण मुख्य उद्देश्य नहीं रखा जाता, बल्कि बाकी सब्जेक्ट को बराबर वैल्यू दी जाती है। विभिन्न विषयों की अवधारणा आत्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है ना। तो यहाँ पर यदि बात करें तो आपका पहला ही हो जाएगा जो कम है, यहाँ पर कमजोर है। क्वेश्चन नंबर 21, भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है। नियम नहीं है, सिद्धांत नहीं है, वो आपको बताना है नहीं वाला कौन सा है। निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, निश्चित से अनिश्चित की ओर का नियम, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो आप बताएंगे यहाँ पर आपका नियम नहीं है, निश्चित से अनिश्चित की ओर का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर भाषा शिक्षण में निश्चित से अनिश्चित की ओर का सिद्धांत नहीं माना जाता। बाकी निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत पे होता है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत पे होता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर भी होता है। दूसरा हम आपको बताना चाहेंगे, हम आपके लिए विशेष टॉपिक्स भी लेकर आ रहे हैं। उन टॉपिक्स को अलग से हमने आपके लिए ये सारे सिद्धांत जो आपका पूरा कंटेंट पढ़ाया जा रहा है आपको लगातार, जिसमें आपको यहाँ पर आपकी वीडियोस मिलेगी प्लस आपका पूरा कंटेंट होगा, जिसमें आप सारा कंटेंट आप पढ़ सकोगे। आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। आप मुझे यहाँ पर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे और कितने क्वेश्चन आप और सही कर सकते थे, प्लस आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बेस्ट अच्छा लगा और कौन सा क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगा। तो ये आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्वेश्चन नंबर टाइप करके लिख कर कि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, या फिर आपको कन्फ्यूजन है कि सर ने तो ये क्वेश्चन बताया मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन है, तो वो भी आप मुझे बताइए। मैं उसको दोबारा से कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन करने की, बताने की, समझाने की। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका ये आज के सीरीज का, ठीक है ना। तो जवाब देंगे मुझे, उदाहरण देकर नियमों को निर्धारण किया जाता है। ये पहले आपको बताया जा चुका है, तो इसमें आप सरलता से इसे बता सकते हैं। उदाहरण किस में दिया जा सकता है मैंने आपको समझा दिया था, तो आपके लिए आसान हो गया होगा। विशेष से सामान्य की ओर नियम में, सरल से जटिल की ओर नियम में, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर नियम में, आगमन से निगमन की ओर। क्या होगा आपका जवाब? यहाँ पर सीधा से उदाहरण किस में दिया जाता है मैंने आपको पहले बताया था। उदाहरण आगमन में क्या होता है, आगमन नियम में दिया जाता है, निगमन में नियम, ठीक है, नियम की ओर, निगमन की ओर नियम में। आगमन से निगमन की ओर नियम में यदि बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, आज की लेक्चर बस इतना ही होगा। इतने क्वेश्चंस आपके हम कराए हैं हमने आपको। यदि आपको अच्छा लगा, सारा पूरा लेक्चर में आपको मजा आया, आपको इंटरेस्टेड थे क्वेश्चन, आपको लगता था कि हाँ क्वेश्चन रियल क्वेश्चन पेपर से लिए, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।